नेक्स्ट हम बात करेंगे गैस्ट्रुलेशन के बारे में। तो गैस्ट्रुलेशन जो एम्ब्रियोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, जिसमें जो जर्म लेयर होती है उसका फॉर्मेशन, फीटस का फॉर्मेशन, फीटस के ऑर्गन का फॉर्मेशन और उसके ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किस प्रोसेस के थ्रू होता है? गैस्ट्रुलेशन के थ्रू होता है। तो जो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस होती है वो कब होती है? इम्प्लांटेशन के बाद होती है। तो सबसे पहले कौन सी प्रोसेस होती है? ओवुलेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, देन क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू क्या होता है? मारुला स्टेज होता है। नेक्स्ट ब्लास्टुलेशन। ब्लास्टुलेशन में क्या होता है? ब्लास्टोसिस्ट का फॉर्मेशन होता है, जो जिसमें इनर सेल मास, आउटर सेल मास मैंने बताया था। नेक्स्ट क्या है? ब्लास्टुलेशन के बाद इम्प्लांटेशन होता है। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? गैस्ट्रुलेशन। इम्प्लांट हो गया, जो ब्लास्टोसिस्ट है वो इम्प्लांट हो गया। उसके बाद क्या होता है? इम्प्लांटेशन होने के बाद एम्ब्रियो का क्या होता है? डेवलप होता है, उसमें ऑर्गन का डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। वो किस में होता है? गैस्ट्रुलेशन फेज के अंदर होता है। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होता है? इनर सेल मास का कंटिन्यूअस मूवमेंट करके 3 लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और क्या, एंडोडर्म के फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? पैथोजेनिक मूवमेंट कहते हैं। तो जो क्या इनर सेल मास होता है वो क्या करता है? कंटिन्यूअस मूवमेंट करता है। मतलब क्या होता है? वो अलग अलग मूवमेंट करने लगता है, अलग अलग होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है? एंडोडर्म, मेसोडर्म और एक्टोडर्म का फॉर्मेशन में होता है, जिसे क्या कहते हैं? जर्म लेयर भी कहा जाता है। और ये जो मूवमेंट होता है, जिस मूवमेंट के थ्रू क्या है? एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म बनता है, उसको क्या बोलते हैं? पैथोजेनिक मूवमेंट बोलते हैं। एंडोडर्म, नेक्स्ट क्या है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के थ्रू ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन तथा फीटस का प्रोटेक्शन, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहा जाता है। तो जो एंडोडर्म होता है, एक्टोडर्म और मेसोडर्म के थ्रू क्या होता है? जो ऑर्गन होता है, ऑर्गन सिस्टम होता है, उसका फॉर्मेशन होता है। उसके साथ साथ में क्या होता है? फीटस के प्रोटेक्शन में भी क्या होता है? एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मेसोडर्म हेल्प करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। और गैस्ट्रुलेशन जो प्रोसेस होती है वो कब होती है? इम्प्लांटेशन के बाद होती है। तो पहला हमने प्रोसेस बताया था ओवुलेशन प्रोसेस। नेक्स्ट क्या? फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्लीवेज प्रोसेस के थ्रू मारुला स्टेज होता है। नेक्स्ट क्या? ब्लास्टुलेशन स्टेज। नेक्स्ट क्या? इम्प्लांटेशन, जिसमें क्या हो रहा था? जो ब्लास्टोसिस्ट था वो डेसिडुआ जो होता है उससे क्या हो रहा था? इम्प्लांट हो रहा था, उसको बोलते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन के बाद क्या होता है? जर्म लेयर, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म का फॉर्मेशन होता है, जो क्या करता है? ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं? गैस्ट्रुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इवेंट ऑफ गैस्ट्रुलेशन। तो कुछ इवेंट के थ्रू क्या होता है? इसमें क्या मैंने बताया गैस्ट्रुलेशन में कि जो जर्म लेयर होता है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मेसोडर्म का फॉर्मेशन होता है, और ये तीनों लेयर क्या करती हैं? ऑर्गन का, फीटस के ऑर्गन का, ऑर्गन सिस्टम का क्या करती हैं? फॉर्मेशन करती हैं। तो कुछ इवेंट होता है, कुछ इवेंट के थ्रू क्या होता है? जो लेयर होती हैं, जर्म लेयर होती हैं, उसका फॉर्मेशन होता है। तो फर्स्ट इवेंट हम पढ़ेंगे। तो हमने बोला क्या? जो इनर सेल, इसमें मैंने लिखा है कि इनर सेल मास मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के थ्रू 2 लेयर फॉर्म करती हैं। तो क्या है ये आउटर लेयर है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोफोडर्म। ब्लास्टोसिस्ट की आउटर लेयर है, जिसे क्या कहते हैं? ट्रोफोडर्म। नेक्स्ट क्या है? ये क्या है? इनर सेल मास। अब इसमें लिखा है कि इनर सेल मास क्या करती है? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के थ्रू 2 लेयर फॉर्म करती हैं। तो मैंने बताया जो इनर सेल मास होती हैं वो क्या करती हैं? मॉर्फोजेनिक मूवमेंट करती हैं। तो मॉर्फोजेनिक मूवमेंट करती हैं। मॉर्फोजेनिक मूवमेंट का मतलब क्या होता है? कि जो इनर सेल मास होती हैं वो क्या होती? अलग अलग होने लगती हैं। तो मैंने यहाँ पे बताया है, देखिए यहाँ पे जो इनर सेल मास है वो क्या क्या हो रहा है? 2 लेयर में डिवाइड हो जा रहा है। जो इनर सेल मास है वो 2 लेयर में डिवाइड हो जा रहा है। जो अपर लेयर है उसको बोलते हैं एपीब्लास्ट, और जो सेकेंड लेयर, लोअर लेयर बनती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइपोब्लास्ट। तो एपीब्लास्ट ऊपर वाले लेयर को कहते हैं, हाइपोब्लास्ट नीचे वाले लेयर को कहते हैं। और इस क्या है? इसको क्यूबॉइडल, यह मैंने यहाँ पे लिखा क्यूबॉइडल। ये किस शेप की होती हैं? जो एपीब्लास्ट की सेल होती हैं वो किस शेप की होती हैं? क्यूबॉइडल शेप की होती हैं। और जो हाइपोब्लास्ट की सेल होती है वो कॉलमनार शेप की होती हैं।
तो ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट को हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियोनिक डिस्क। ये आगे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है, जो क्या करता है, एम्ब्रियो और फीटस के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। फीटस के फॉर्मेशन में, कंप्लीट फीटस और एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है कौन, एम्ब्रियोनिक डिस्क। तो ईपीब्लास्ट क्या करता है, एक्टोडर्म को बनाता है, और हाइपोब्लास्ट जो है वो एंडोडर्म को बनाता है। तो मैंने डायग्राम में बताया कि क्या होता है, जो इनर सेल मास होती है वो क्या होती है, मॉर्फोजेनिक मूवमेंट के थ्रू क्या करती हैं, दो लेयर बनाती हैं, ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट। ईपीब्लास्ट जो होती है वो क्यूबॉइडल शेप की होती है, हाइपोब्लास्ट जो होती है वो कॉलमनार शेप की होती हैं। ईपीब्लास्ट आगे चल के किसका फॉर्मेशन करती हैं, जो जर्म लेयर होती हैं एक्टोडर्म, और हाइपोब्लास्ट जो होती हैं वो एंडोडर्म का फॉर्मेशन करती हैं। तो ईपीब्लास्ट और हाइपोब्लास्ट आगे जाके क्या बनता है, एम्ब्रियोनिक डिस्क बनता है, जो क्या करता है, एम्ब्रियो और फीटस को कम्प्लीटली फॉर्म करने में या बनाने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की कुछ सेल स्प्लिट होकर इनर सेल मास के अंदर आ जाती हैं, जिसे एमनियोजेनिक सेल कहा जाता है। तो अब डायग्राम के थ्रू देखेंगे। तो ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट। ये जो आउटर लेयर है उसको क्या बोलते हैं, ट्रोफोब्लास्ट। तो इसमें मैंने बताया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं वो क्या होती है, स्प्लिट होकर क्या हो जाती हैं, अंदर की तरफ। या जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं वो धीरे धीरे क्या होती हैं, अंदर की तरफ क्या हो जाती हैं, स्प्लिट हो जाती हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, एमनियोजेनिक सेल, और क्या है, ईपीब्लास्ट। ये जो सेल है क्यूबॉइडल शेप की, इसको बोलते हैं ईपीब्लास्ट। तो एमनियोजेनिक और ईपीब्लास्ट के बीच में एक कैविटी फॉर्म हो रही है, जिसको क्या बोलते हैं, एमनियोटिक कैविटी कहा जाता है। जिसको क्या कहा जाता है, एमनियोटिक कैविटी, जिसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड फील होता है, जो बच्चे को फ्लोट करने में, मूवमेंट करने में क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे अब क्या है, हाइपोब्लास्ट सेल। जो इनर सेल मास होती हैं वो दो लेयर बनाती हैं, एक क्या था, ईपीब्लास्ट, एक क्या है, हाइपोब्लास्ट। तो अब हम बात करते हैं हाइपोब्लास्ट, जो क्यूबॉइडल शेप की होती हैं, जो कॉलमनार शेप की होती हैं। हाइपोब्लास्ट सेल क्या होती है, स्प्लिट होकर क्या होती है, सर्कुलर मैनर में क्या होती हैं, अरेंज होती हैं, जिससे एंडोडर्मल योग सैक बनता है या कहा जाता है, और सैक फॉर्मेशन होता है। हाइपोब्लास्ट सेल क्या होती है, स्प्लिट होकर सर्कुलर मैनर में अरेंज हो जाते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एंडोडर्मल योग सैक कहा जाता है। और यह एंडोडर्मल योग सैक क्या करता है, सैक का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं, कैविटी या सैक का फॉर्मेशन करता है, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी योग सैक कहा जाता है। मैंने आपको बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं वो क्या होती हैं, नीचे की साइड स्प्लिट होने लगती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोजेनिक सेल कहते हैं। और एमनियोजेनिक सेल और ईपीब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल के बीच में एक कैविटी फॉर्म होती है, जिसके बोलते हैं एमनियोटिक कैविटी, जिसमें क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हाइपोब्लास्ट। ये क्या है, ये था ईपीब्लास्ट, जो अपर लेयर होती है उसको बोलते हैं ईपीब्लास्ट, और ये क्या था, हाइपोब्लास्ट। तो मैंने बताया जो हाइपोब्लास्ट की सेल होती हैं, ये जो हाइपोब्लास्ट की सेल होती हैं कॉलमनार शेप की, वो क्या करती हैं, नीचे की तरफ क्या होती है, सर्कुलर मैनर में क्या करती हैं, सर्कुलर मैनर में क्या होने लगती हैं, स्प्लिट होने लगती हैं। जो हाइपोब्लास्ट की सेल है वो क्या करती है, धीरे धीरे सर्कुलर मैनर में नीचे के साइड क्या होने लगती है, स्प्लिट होने लगती हैं। और स्प्लिट होकर वो क्या बनाती हैं, ईपीडर्मल योग सैक। इसको क्या बोलते हैं, ईपीडर्मल योग सैक बनाती हैं। इसको क्या कहते हैं, जो स्प्लिट होकर सर्कुलर मैनर में स्प्लिट होकर अरेंज हुई सेल को क्या बोलते हैं, एंडोडर्मल योग सैक बोलते हैं। ये क्या करती हैं, ये एक सैक को फॉर्म करती हैं। जो एंडोडर्मल योग सैक होता है वह एक क्या है, एक सैक बनाती है, एक कैविटी बनाती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी योग सैक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी योग सैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या, ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है, ट्रोफोब्लास्ट स्प्लिट होकर अंदर आने लगते हैं, जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक
मीसोडर्म कहा जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं वो धीरे धीरे अलग होकर क्या होती हैं, अंदर की तरफ आने लगती हैं, जिसे एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म कहा जाता है। देखो मैंने इसमें डायग्राम के थ्रू शो किया है कि जो ट्रोफोब्लास्ट सेल होती हैं वो धीरे धीरे क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ। ये जो मैंने ट्रोफोब्लास्ट की सेल हैं जो अलग अलग होकर क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ स्प्लिट हो रही हैं, अंदर की तरफ आ रही हैं। ये सब क्या है, ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती हैं जो क्या कर रही हैं, अंदर की तरफ धीरे धीरे आ रही हैं। इसे क्या कहते हैं, इस सेल को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म कहा जाता है। जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती है वो स्प्लिट होकर या अलग अलग होकर क्या होती हैं, अलग अलग होकर अंदर की तरफ आने लगती हैं, जिसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। इन सारी सेल को क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म कहा जाता है। नेक्स्ट हम इस डायग्राम को फिर से समझा देते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल होती है वो अंदर की तरफ क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोजेनिक सेल। ये क्या है, एमनियोजेनिक सेल, जो क्या कर रही थी, ईपीब्लास्ट और एमनियोजेनिक सेल मिलकर क्या कर रहे थे, एक कैविटी का फॉर्मेशन कर रहे थे, जिसे क्या कहते हैं, एमनियोटिक कैविटी। अब मैंने इसमें बताया था कि जो हाइपोब्लास्ट की सेल होती हैं वो क्या होती है, सर्कुलर मैनर में क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं नीचे की तरफ। देखिए मैंने यहाँ पे शो किया है, जिसे क्या कह रहे थे, एंडोडर्मल योक सैक। इसको क्या कहते हैं, एंडोडर्मल योक सैक कह रहे थे। और ये क्या कर रही थी, एक सैक का फॉर्मेशन करती है, जिसे क्या कहते हैं, प्राइमरी योक सैक कहा जाता है, प्राइमरी योक सैक कहा जाता है। नेक्स्ट मैंने बताया एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म। एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म किसे कह रहे थे, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल थी जो अलग अलग होकर क्या हो रही थी, अंदर की तरफ आ रही थी, उसे क्या बोल रहे थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म कहा जा रहा था। तो ये जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म थी वो टू स्ट्रक्चर में स्प्लिट होकर एक लेयर में अरेंज हो जाती हैं। मैंने बताया कि जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीसोडर्म होती वो क्या हो रही हैं, अलग अलग होकर दो लेयर में अरेंज हो जा रही हैं। अब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म किसे कह रहे थे, जो ट्रोफोब्लास्ट की सेल है वो क्या हो रही थी, स्प्लिट होकर अंदर की तरफ आ रही थी, स्प्लिट होकर या अलग अलग होकर अंदर की तरफ आ रही थी, उसको क्या बोल रहे थे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म बोलते हैं। तो ये क्या होती हैं, दो लेयर में अरेंज हो जाती हैं। एक ये लेयर मैंने शो किया है और एक जो है मैंने इस लेयर को शो किया है। तो ये जो सेल है वो टू लेयर में अरेंज हो जाती हैं, एक इस साइड और एक इस साइड में, ठीक है। और ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्मा या ट्रोफोएक्टोडर्मा, ट्रोफोब्लास्ट। तो मैंने बताया था कि दो लेयर में अरेंज होती हैं। तो यदि ये जो सेल हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, अगर वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ में क्या हो रही हैं, अरेंज हो रही हैं, ट्रोफोब्लास्ट के साथ में अरेंज हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं सोमैटोप्यूरिक। उसको क्या बोलते हैं, सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म। उसको क्या कहते हैं, सोमैटोप्यूरिक। देखिए ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म या ट्रोफोएक्टोडर्म। तो क्या कर रही हैं, जो सेल थी अगर इस लेयर के साथ अरेंज हो रही हैं, दो लेयर बना रही हैं, तो इस लेयर के साथ अरेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म कहा जाता है। और दूसरी जो लेयर है, अगर क्या है, हाइपोब्लास्ट, जो ये हाइपोब्लास्ट है, पूरा हाइपोब्लास्ट की सेल है, तो हाइपोब्लास्ट के पास में, तो मैंने बताया था कि दो लेयर में अरेंज होती हैं। तो यदि ये जो सेल हैं एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म, अगर वो ट्रोफोब्लास्ट के साथ में क्या हो रही हैं, अरेंज हो रही हैं, ट्रोफोब्लास्ट के साथ में अरेंज हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं सोमैटोप्यूरिक। उसको क्या बोलते हैं, सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म। उसको क्या कहते हैं, सोमैटोप्यूरिक। देखिए ये क्या है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म या ट्रोफोएक्टोडर्म। तो क्या कर रही हैं, जो सेल थी अगर इस लेयर के साथ अरेंज हो रही हैं, दो लेयर बना रही हैं, तो इस लेयर के साथ अरेंज हो रही है, तो उसको क्या बोलते हैं, सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म कहा जाता है। और दूसरी जो लेयर है, अगर क्या है, हाइपोब्लास्ट, जो ये हाइपोब्लास्ट है, पूरा हाइपोब्लास्ट की सेल है, तो हाइपोब्लास्ट के पास में अरेंज हो रही हैं जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक क्या है, मेसोडर्म सेल हैं, अगर वो हाइपोब्लास्ट के चारों तरफ क्या हो रही है, अरेंज हो रही हैं, तो उसको बोलते हैं स्प्लैनकोप्यूरिक मेसोडर्म, प्यूरिक मेसोडर्म कहा जाता है। तो इसको क्या कहेंगे,
इस प्लान को प्लूरिक मेसोडर्म, और इसे क्या कहेंगे, ये जो लेयर ट्रोफोब्लास्ट के साथ में अरेंज हो रही है उसको बोलते हैं सोमैटो प्यूरिक मेसोडर्म। तो इस प्लान को प्लूरिक मेसोडर्म और सोमैटो प्यूरिक मेसोडर्म के बीच में कैविटी बन रही है, जिसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहा जाता है। इस कैविटी को क्या कहेंगे, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम कहा जाता है। नेक्स्ट है क्या, सोमैटोप्यूरिक इस लेयर को कह रहे हैं जो ट्रोफोब्लास्ट के साथ में अरेंज हुई है, और ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म आपस में मिलकर, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म, और क्या है, ये जो है ट्रोफोडर्म या ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोएक्टोडर्म आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, कोरियन का फॉर्मेशन करते हैं, जो क्या करती है, फीटस की आउटर लेयर को बनाती हैं, जो फीटल का आउटर मेम्ब्रेन होता है उसको बनाती हैं, जो आगे चल के क्या करता है, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन करता है और फीटस को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये सेल क्या है, जो हाइपोब्लास्ट के साथ में क्या है, अरेंज हुई हैं, उसको क्या बोलते हैं, इस प्लान को प्लूरिक मेसोडर्म कहा जाता है। और जो ये लेयर है उसको क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम बोलते हैं एमनियोजेनिक सेल। हम इस सेल को कहते हैं, जो ट्रोफोब्लास्ट के सेल अंदर की तरफ स्प्लिट हो रही थी उसको क्या बोल रहे थे, एमनियोजेनिक सेल यही है, क्या है, एमनियोजेनिक सेल। तो क्या है, इस प्लान को प्लूरिक मेसोडर्म और एमनियोजेनिक सेल मिलकर क्या करती हैं, एमनियन लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। किसका फॉर्मेशन करती हैं, एमनियन लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जो आगे जाके क्या करता है, एमनियोटिक कैविटी का फॉर्मेशन करता है, जिसमें क्या होता है, फीटस ईजिली क्या करता है, मूवमेंट करता है। इसमें मैंने बताया है कि सोमैटोप्यूरिक मेसोडर्म और ट्रोफोब्लास्ट के मिलने से कोरियन फॉर्म होता है, जो प्लेसेंटा और एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया है। एमनियोजेनिक सेल और स्पैन को प्लूरिक सेल मिलकर एमनियन का फॉर्मेशन करता है, मैंने ये भी आपको डायग्राम के थ्रू बता दिया। नेक्स्ट क्या है, प्राइमरी योक सैक धीरे धीरे ऊपर की तरफ क्या होती है, स्प्लिट होकर शॉर्ट हो जाती है, जिसे क्या कहते हैं, सेकेंडरी योक सैक कहते हैं। देखो, प्राइमरी योक सैक किसे कह रहे थे, जब हाइपोब्लास्ट की सेल क्या हो रही है, सर्कुलर मैनर में क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, सर्कुलर मैनर में क्या हो रही हैं, स्प्लिट हो रही हैं, जिसे क्या कह रहे थे, एंडोडर्मल सेल, एंडोडर्मल योक सैक कह रहे थे। यह क्या करती है, ये कैविटी का फॉर्मेशन करती है, जिसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी योक सैक। धीरे धीरे क्या होता है, जब ये जो योक सैक है वो धीरे धीरे क्या होता है, ऊपर की तरफ जाता है, धीरे धीरे क्या होता है, धीरे धीरे ऊपर की ओर जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी योक सैक कहते हैं। इसको भी मैं डायग्राम के थ्रू आपको बता रही हूँ। मैंने आपको क्या बताया था कि जो प्राइमरी योक सैक है उसको सेकेंडरी योक सैक कब बोलेंगे, जब क्या होता है, प्राइमरी योक सैक धीरे धीरे क्या होने लगती है, शॉर्ट। देखिए यहाँ पे प्राइमरी योक सैक, इसको प्राइमरी योक सैक कह रहे थे, जो क्या है, लॉन्ग साइज में है, और ये धीरे धीरे क्या हो जाती है, शॉर्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, शॉर्ट होने लगती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी योक सैक कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है, मैंने ये डायग्राम आगे जाके कुछ इस तरह से दिखाई देगा। ये क्या है, एमनियोटिक कैविटी। ये क्या है, ये जो है एमनियोजेनिक सेल होता है। एक है ट्रोफोब्लास्ट, जो मैंने आपको आगे बताया है, ट्रोफोब्लास्ट या ट्रोफोडर्म। ये क्या है, ईपीब्लास्ट। ये क्या है, हाइपोब्लास्ट। अब हम देखेंगे, हमने ये पढ़ लिया कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म का फॉर्मेशन कैसे हो रहा था। ईपीब्लास्ट से एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था और हाइपोब्लास्ट से एंडोडर्म का फॉर्मेशन हो रहा था, जो आगे क्या करते हैं, फीटस और एम्ब्रियो के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। अब हमें पढ़ना है एक और जर्म लेयर है मेसोडर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है।
और जो प्राइमरी सेकेंडरी यॉर्क सैक थी, जो सेकेंडरी यॉर्क सैक था वो क्या करता है, ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करता है। अब क्या है, यहाँ पे कुछ ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं जिसको क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक बोलते हैं। ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसे क्या बोलते हैं, प्रिमिटिव स्ट्रिक कहते हैं। अब प्रिमिटिव स्ट्रिक क्या होता है, जो फीटस का हेड टू टेल जो बॉडी पार्ट होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर पूरा पार्ट होता है हेड से लेकर टेल तक, उसको क्या करती है, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक होती है वो क्या, एंटीरियर पूरा पार्ट होता है हेड से लेकर टेल तक, उसको क्या करती है, जो प्रिमिटिव स्ट्रिक होती हैं वो क्या करती हैं, इक्वल रूप से क्या करती है, इक्वली क्या करती है, डेवलप होने में हेल्प करती हैं। अगर क्या है, ये लाइनिंग अगर फॉर्म नहीं होती हैं तो क्या होगा, बच्चे का डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। हेड टू टेल जो एंटीरियर पोस्टीरियर या हेड टू टेल जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कंप्लीट नहीं होगा, इनकम्प्लीट होगा। नेक्स्ट क्या हमें पढ़ना है, मेसोडर्म। मेसोडर्म सेल कैसे बनती है, तो जो हाइपोब्लास्ट की कुछ सेल होती हैं, हाइपोब्लास्ट की कुछ सेल होती हैं वो क्या होती हैं, अंदर की तरफ मूव होती हैं, और ईपीब्लास्ट की भी कुछ सेल क्या होती हैं, अंदर की तरफ मूव होती हैं और एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। यहाँ पे मैंने दिखाया एक लेयर का फॉर्मेशन कर लेती हैं। हाइपोब्लास्ट की कुछ सेल अंदर की तरफ आती हैं और ईपीब्लास्ट की भी कुछ सेल क्या होती हैं, अंदर की तरफ आकर एक लेयर का फॉर्मेशन करती हैं, जिसे क्या कहते हैं, मेसोडर्म कहा जाता है। तो जर्म लेयर जो होता है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, वो क्या करती है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करती हैं। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।